हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 टू 8 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा ये पूरी सीरीज आपको एमपीपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या अगर कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो का पीडीएफ आप इस तरह आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ हमारे चैनल के अबाउट अस वाले सेक्शन में मिल जाएगी। बात करते हैं अगली चीज की। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही अगर आप चाहें तो इस लिंक को अपने दोस्तों डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर शेयर भी करते हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट न्यूज के बारे में। हमारी फर्स्ट न्यूज है यूसीसी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। यानी कि जितने भी सिविल राइट्स हैं या आप ऐसा कहें सिविल प्रोसीजर वाले कानून है, सिविल कानून है, इन सभी सिविल कोड को एक कर दिया गया है। या सभी धर्मों के लिए, चाहे धर्म आपका कोई भी हो, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करते हुए एक समान कानून सभी धर्मों के लिए लागू कर दिया गया है। कहाँ? उत्तराखंड में। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इसके बेसिक स्टैटिक फैक्ट के बारे में, तो इसका स्टैटिक फैक्ट आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें यूसीसी के बारे में यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो इसे संविधान के आर्टिकल 44 में वर्णन किया गया है। इसके बारे में बताया गया है। ये किस पार्ट में मौजूद है? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन आर्टिकल 36 से 51 में मिलता है, और आर्टिकल 44 में बताया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो देश का पहला राज्य, ध्यान रखना है, देश का पहला राज्य बन चुका है, देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। ध्यान रखना है, उत्तराखंड, उत्तराखंड जिसने ये यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है यानी कि लागू किया है। इंपॉर्टेंट है, देखना एज इट इज। तो देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है, जिसने यूसीसी लागू किया है। अगर बात करें गोवा की, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि देश का पहला राज्य गोवा है। गोवा है, तो क्या वो सही है? गोवा पहला है या उत्तराखंड पहला है? तो अगर बात करें गोवा की, तो गोवा में जो यूसीसी है वो बहुत पहले पोर्चुगीज का जब शासन था, यानी आप ऐसा कहें पुर्तगालियों का जब शासन था तब लागू हो चुका था, है ना। लेकिन भारत में पूरी तरह से पहली बार यूसीसी लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, वो है उत्तराखंड। एज इट इज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करें यहाँ पर इस विधेयक में क्या क्या चीजें हैं, तो इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य यानी मेजर ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि एक कानूनी स्ट्रक्चर को बनाना है जो कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत जैसे कानूनों में स्थिरता को सुनिश्चित करता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यानी धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था, उन सभी भेदभाव को समाप्त करते हुए एक समान कानून बनाने की ये बात करता है। इसके अलावा रिपोर्टों के अनुसार अन्य प्रमुख सिफारिशों में बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी और बाल विवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। सभी धर्मों में लड़कियों के लिए एक समान विवाह आयु और तलाक के समान आधार और प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो उत्तराखंड बेसिकली आप सभी को समझ में आ गया कि क्या क्या होने वाला है, यूसीसी क्या है, बिल्कुल सिंपल वे में। और अगर यूसीसी को बहुत समझना चाहते हैं तो आप हमारे एक वीडियो है जहां पर हमने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ है, वहां पर भी आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। अगली न्यूज है हमारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, आईएसएफआर। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है? देहरादून है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसने अभी पब्लिश किया है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में ये आया है कि इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर एरिया इन द कंट्री बाय 551 किलोमीटर्स।
बिटवीन ISFR 2017 टू ISFR 2021, है ना। ध्यान रखना है कितने किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर एरिया इंक्रीज हुआ है, तो ध्यान रखना है 2017 से 2021 में, 2021 की रिपोर्ट के बीच में कितना कवर हुआ है, तो 5,516 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें, अन्य चीजें इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप ध्यान रखें, तो स्टेट्स विद हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कवर, तो समझते हैं एरिया वाइज सबसे ज्यादा एरिया किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रैंक होल्ड करता है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री माना जाता है। इसके अलावा सेकेंड रैंक है अरुणाचल प्रदेश की, और थर्ड रैंक है छत्तीसगढ़ की, फोर्थ और फिफ्थ है महाराष्ट्र। एज इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर देश में किस राज्य का है, तो आप सभी को पता होना, मध्य प्रदेश की रैंक फर्स्ट है, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश की, थर्ड है छत्तीसगढ़ की, उड़ीसा की, और फिर महाराष्ट्र की। इसके अलावा अगर परसेंटेज वाइज अगर पूछ लिया जाए, परसेंटेज वाइज पूछ लिया जाए, तो आप सभी को पता होना चाहिए मिजोरम की रैंक क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश की, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश की, थर्ड है मेघालय की, फोर्थ है मणिपुर की, और फिफ्थ है नागालैंड की। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है, कैसे याद रख पाए। तो अगर बात की जाए हाइएस्ट फॉरेस्ट एरिया की या हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर की, तो एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश की रैंक फर्स्ट है, और परसेंटेज वाइज बात करें तो मिजोरम की रैंक फर्स्ट है। सेकंड रैंक तो बिल्कुल सेकंड रैंक अरुणाचल प्रदेश की है, दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा थर्ड रैंक एरिया वाइज छत्तीसगढ़ की है। इसके अलावा परसेंटेज वाइज बात करें तो मेघालय की है। ये पर्टिकुलर तो आपको ध्यान ही रखना है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, देश का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इन हैदराबाद ओपन हुआ है। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, देश का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम है ये। ठीक है, अगर बात करें एपिग्राफी की, तो एक एपिग्राफी होती क्या है और इसका मतलब क्या है, तो एपिग्राफी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, आप सिंपल वे में समझे, इंस्क्रिप्शन यानी जितने भी एंशियंट इंस्क्रिप्शन थे, एंशियंट इंस्क्रिप्शन थे, उनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा है। इसके अलावा बात करें तो देश का पहला नेशनल म्यूजियम एपिग्राफी का कहाँ ओपन हुआ है, हैदराबाद में ओपन हुआ है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालारजंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI संग्रहालय की स्थापना कर रहा है। देश भर में खोजे गए ASI द्वारा संरक्षित 1 लाख से अधिक शिलालेख संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। बहुत सारे शिलालेख किए जाएंगे। इसके अलावा निर्मला सीतारमन जी ने बजट 2023 में 1 लाख प्राचीन शिलालेखों की डिजिटलीकरण भारत साझा शिलालेख भंडार यानी भारत श्री की स्थापना करने की घोषणा की थी। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है भारत श्री, भारत श्री इंपॉर्टेंट है, भारत श्री एज इट इज आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म कैसे आप याद रखेंगे भाई, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, भारत श्री, विद द डिजिटाइजेशन ऑफ द 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। भारत का मोटिव क्या है, भारत श्री का मोटिव है डिजिटाइजेशन ऑफ 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शन। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, डिजिटलाइजेशन करना है एंशिएंट इंस्क्रिप्शन का, जिससे बहुत सारे लोग देख सके, एक्सेस कर सके, यूथ एक्सेस कर सके। ठीक है, इसका म्यूजियम कहाँ ओपन हुआ है, तो सालार हैदराबाद में इसका म्यूजियम ओपन हुआ है। इम्पोर्टेंट। फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है एनर्जी वीक इन गोवा। गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का इनॉग्रेशन सेकंड एडिशन रखा गया, 6 से 9 फरवरी तक ये गोवा में चलने वाला है ना। अगर बात किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, तो ऑर्गेनाइज किया गया फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम FIPI इंडस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ONGC का सी सर्वाइवल सेंटर भी कहा, गोवा में ओपन किया है। क्या याद रखना है इसमें से याद रखना है ये वाली बात, ONGC का सी सर्वाइवल सेंटर गोवा में ओपन किया है। इसके अलावा हाईलाइट क्या क्या रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया गोवा में। सबसे पहली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि 7.5% से अधिक और भारत के शीघ्र ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का यह अनुमान है। इसके अलावा यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होने वाली, 7.5%।
अगले 5 से 6 साल में भारत में ऊर्जा के क्षेत्र में 67 अरब डॉलर का निवेश होने वाला है। सरकार भारत की रिफाइनिंग क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की योजना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक इसे 254 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 450 मिलियन मेट्रिक टन तक रखा जाएगा। पिछले 1 दशक में भारत की सौर स्थापित क्षमता 20 गुना से अधिक बढ़ गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां है भारत की। इसके अलावा इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है ना, वो 1.5% से 12% तक हो गई है। आप सभी को पता है कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है पेट्रोल जैसे ईंधन में, और वो ब्लेंडिंग कितनी हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, एज इट इज इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। 1.5% से बढ़कर वो 12% तक हो चुकी है ना। आप देख रहे हैं हर एक सेक्टर में किस किस तरह से इंडिया ग्रोथ कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी को थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी चाहिए कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है। कैसे याद रखेंगे सर? बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होने वाली है, तो 7.5 को सरपास करने वाली है। इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में कितना निवेश कर रहा है भारत, तो 70 अरब डॉलर यानी 67 बिलियन डॉलर। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी कितनी होने वाली है 2030 तक, ये 450 मैट्रिक टन पर एनम होने वाली है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कितनी कर दी गई है, तो 1.5% से बढ़कर 12% कर दी गई है। सिंपल सा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके अलावा भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता बन चुका है। बहुत बड़ी बात है, एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर यानी तेल उपभोक्ता और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता यानी कि एलपीजी कंज्यूमर बन चुका है, लार्जेस्ट। दुनिया के चौथे सबसे बड़े एलएनजी आयातक, चौथे सबसे बड़े रिफाइनर और चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार इंडिया में है। ठीक है। इसके अलावा इंडिया का कार्बन एमिशन शेयर इज जस्ट 4% ग्लोबली। इंडिया कार्बन उत्सर्जन कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो कितना है? पूरे वर्ल्ड का लगभग 4% अभी है। लेकिन फिर भी हम स्थायी भविष्य के लिए अपने ऊर्जा मिश्रण में सुधार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2070 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करना है। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया का टारगेट क्या है, अब तक वो शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहा है। ध्यान, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर ही पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या जा सकता है इस स्लाइड से कि तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता या एलपीजी उपभोक्ता कौन है? भारत है। ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है भारत राइस एट सब्सिडाइज्ड रेट फॉर कंज्यूमर। उपभोक्ताओं के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है भारत राइस नाम का, क्योंकि गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है एक ब्रांड जिसका नाम क्या होगा? भारत राइस या भारत चावल। जिसका रेट क्या होने वाला है सभी कंज्यूमर्स के लिए? वो है 29 रुपीज। ध्यान रखना है, 29 रुपीज। द राइस विल बी अवेलेबल 29 रुपीज पर केजी की बात हो रही है। ठीक है। इसके अलावा 5 किलो और 10 किलो के पैक्स में ये अवेलेबल है डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, आपको ये मिल जाएंगे। आप भारत नाम के ब्रांड का चावल आप देखें और ट्राई करें। पता होना चाहिए किस रेट पर ये मौजूद है, 29 रुपीज पर केजी एज इट इज। आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड रिसर्च बोर्ड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एएनआरएफ टेक्स प्लेस। अगर बात करें नया एक नया ऑर्गेनाइजेशन या एक नया बोर्ड की स्थापना की गई है, जिसका नाम क्या है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसे फिर से कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है पूरी तरह से। आपको इससे इसका उद्देश्य और इसके चेयरमैन कौन है, इस पर्टिकुलर बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। एएनआरएफ की अगर बात करें, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में, तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है एक अनुसंधान निधि संगठन बननी, यानी कि बी ए रिसर्च फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रिसर्च हो। विज्ञान के कई क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करना, यानी प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर द रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन सेवरल फील्ड ऑफ द साइंस। यानी साइंस के डिफरेंट फील्ड्स पे रिसर्च करना, इनोवेशन करना और एंटरप्रेन्योरशिप देना का, यानी इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। इस एक्ट को एक एक्ट पारित हुआ 2023 में, एएनआरएफ एक्ट, और जिसकी मंजूरी दोनों हाउसेस से मिल चुकी है। इंटरिम सीईओ कौन है? तो इंटरिम सीईओ ऑफ द बॉडी है अभय
करण दिक्कत, सेक्रेटरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके सीईओ इंटरिम सीईओ के बारे में पूछा जा सकता है, तो कौन है? अभय करंदीकर जी हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर विल बी द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया है इंटरिम सीईओ अभय अभय करंदीकर करंदीकर। इसके अलावा पूछ लिया जाए एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होंगे प्राइम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि नया बोर्ड बना है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन विल बी एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, मैं सारी चीजें लिख तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास दी हुई है, तो उन्हें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, है ना। दो मिनिस्ट्री ध्यान रखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरा एजुकेशन। इन दोनों के यूनियन मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एएनआरएफ की, तो एएनआरएफ में, एक सेकेंड, एएनआरएफ का कामकाज भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा शासित होगा। 2008 में स्थापित मौजूदा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड को समाहित करता है, यानी कि एक एग्जिस्टिंग बॉडी है जिसका नाम क्या है, एसईआरबी, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसकी स्थापना 2008 में की गई, उसको भी अब एएनआरएफ में शामिल कर लिया गया है। तो कौन से बोर्ड को शामिल किया गया है, तो एसईआरबी, इस बोर्ड को एएनआरएफ में शामिल कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया है इंटरिम सीईओ कौन है, तो अभय करंदीकर। एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के बारे में की ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। अगर बात करें इस फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप के बारे में, तो इस चैंपियनशिप का वेन्यू आप सभी को ध्यान रखना है, इसका वेन्यू होगा दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बिम्स्टेक के बारे में भी आएंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में इसका इनॉग्रेशन रखा गया और इसका आयोजन किया गया। 3 खेल प्रतिस्पर्धाओं में 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं, तो 20 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों के लिए तैराकी, वाटर पोलो और गोताखोरी जैसी प्रतिस्पर्धाएं, यानी स्विमिंग, वाटर पोलो एंड डाइविंग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। क्या क्या याद रखना है इससे, इस पूरी स्लाइड से आपको ध्यान रखना है इसका वेन्यू, यानी फर्स्ट बिम्स्टेक, क्योंकि पहली बार हो रहा है, तो ध्यान रखना है फर्स्ट बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का वेन्यू दिल्ली में इसका आयोजन। इसके अलावा इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में चौथे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान की थी। इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं बिम्स्टेक के बारे में, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंपॉर्टेंट है भाई, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसका एस्टैब्लिशमेंट 6 जून 1997 में बैंकॉक में किया गया। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब, ईयर ध्यान रखना है 1997। 7 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें पहली है, आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश, दूसरी है भूटान, तीसरी कंट्री है इंडिया, फोर्थ है म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ऑलमोस्ट आपको ये कंट्रीज याद हो जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल भारत के आसपास की कंट्रीज हैं, जिनमें चाइना और पाकिस्तान जैसे देश शामिल नहीं है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, बांग्लादेश, बांग्लादेश के पास ही आपको भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल दिख जाएंगे, श्रीलंका और थाईलैंड अलग से आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक है भारतीय मूल के इंद्रमणि पांडे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंद्रमणि पांडे कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, हैदराबाद होस्ट करने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स बिटवीन इंडिया एंड कुवैत ऑन 6 जून। 2026 में हैदराबाद होस्ट करने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का क्वालिफायर मैच, जो कि इंडिया और कुवैत
में आयोजित किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप is set to take place from 11th of June to 19th of July 2026. It will be jointly hosted by 16 cities in the North American countries Canada, Mexico and USA. तीन सिटीज में आयोजित किया जाएगा। नॉर्थ अमेरिकन का तीन कंट्रीज में आयोजित किया जाएगा, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद होस्ट करने वाला है फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स बिटवीन इंडिया एंड कुवैत ऑन 6 जून। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है 25 इयर्स टू इंडिया लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव हो चुके हैं, यानी कि भारत रंग महोत्सव को लगभग 25 साल पूरे हो चुके हैं। भारत रंग महोत्सव की अगर बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है। इंडिया का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल कौन सा है तो भारत रंग महोत्सव है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, इसे लॉन्च किया गया मुंबई में इसे लॉन्च किया गया। ये 21 दिन का एनुअल इवेंट होता है, साल भर में आयोजित किया जाता है, 21 दिनों तक चलता है। अक्रॉस द 15 सिटीज, 15 शहरों में इसका आयोजन किया गया, जिसमें 150 प्लेज, वर्कशॉप और डिस्कशंस आयोजित किए गए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन न्यू दिल्ली स्टार्टेड दिस फेस्टिवल इन 1999 टू शोकेस द वर्क ऑफ इंडियन थिएटर प्रैक्टिशनर्स। यानी कि इसका आयोजन या इसको स्टार्ट किसने किया है तो भारत रंग महोत्सव को की शुरुआत की है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी ने 1999 में। ठीक है, यह भारत का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल माना जाता है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है यमन अपॉइंट्स अहमद अवाद बिन मुबारक एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। यमन से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? यमन से आपको याद आ रहा होगा कुछ, यमन का शहजादा, मुझे तो याद आ रहा है यमन का शहजादा हातिम। बचपन में आपने ये सीरियल्स जरूर देखे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको हातिम की याद जरूर आई होगी। कई सारे लोग, मैंने तो बहुत देखा है, मुझे उम्मीद है कि आपने भी जरूर देखा होगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आपने देखा है या नहीं। बहुत पसंद होता था सभी को। फिलहाल बात करते हैं यहाँ के यमन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, अहमद अवाद बिन मुबारक एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। यमन एक अरेबियन पेनिनसुला का नेशन है जो कि इस समय पर पर्टिकुलरली रेड सी अटैक्स ऑन शिप, द वेव ऑफ रेड सी अटैक्स ऑन शिप को के हाई टेंशन से गुजर रहा है। इसके द्वारा जो कि किए जा रहे हैं हाउदी रेबल्स के द्वारा ये किए जा रहे हैं। यमन की अगर बात करें, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये यमन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन के पास दिख जाएगा। गल्फ ऑफ एडन इसके पास आपको दिख जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यमन कहाँ पर है और किस टेंशन से वो इस समय पे गुजर रहा है तो इस समय पर स्पेशली द रेड सी अटैक्स हो रहा है वहां पे ऑन द शिप्स बाय हाउदी रेबल्स के द्वारा, हाउदी रेबल्स के द्वारा। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रांस बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू इशू पेपरलेस वीजा। पेपरलेस वीजा को इंश्योर करने वाली या इंप्लीमेंट करने वाली या इशू करने वाली पहली यूरोपियन यूनियन की कंट्री कौन सी है तो फ्रांस है, एज इट इज इंपॉर्टेंट है। सिंस 1st of January 2024 France has initiated the issuance of digital citizen visa, becoming the first country to हैंड आउट दीज वीजास इन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की पहली कंट्री कौन सी है? फ्रांस है। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक इज, साथ साथ अगर आप चाहें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है वो भी मेंशन जरूर करें। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर मेंशन करना है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है यूसीसी मेंशन ऑन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट में मेंशन किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये वाली बात भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर जुड़कर आप मुझसे अपने सवाल जरूर रख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस सेशन के बारे में कुछ अच्छा फीडबैक भी जरूर दे सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।